सो बेसिकली जब हमारे पास में कोई भी कपल आता है तो बेसिकली उसका ये प्रोटोकॉल होता है कि हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है ना, प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी कि नॉर्मल कंसेप्शन कैसे होता है या नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होता है ना। तो ये जो है ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। तो ये यूट्रस है, ये दोनों साइड में 2 ट्यूब्स हैं और ये ओवरीज है ना। तो ये जो यूट्रस है यहाँ पे प्रेगनेंसी होता है 9 मंथ्स तक, ओके। और ओवरीज है जहाँ पे एग प्रोडक्शन होता है, और इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है या पुल है वो है ये ट्यूब्स, ओके। सो फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी या नॉर्मल कंसेप्शन क्या चीज़ एसेंशियल है, तो अ नॉर्मल यूट्रस, ओके, फिर नॉर्मल साइज ओवरीज और गुड नंबर ऑफ एग्स इन द ओवरीज, और ट्यूब्स का पेटेंट होना। या फिर अगर ट्यूब्स ब्लॉक है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो एग है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, और फिर जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है या जो गर्भ तैयार होता है वो यूट्रस तक नहीं पहुँच पाएगा, ओके। सो नॉर्मली ये होता है कि ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, मे बी 5 ऑन ईच साइड, दोनों साइड में 5 फॉलिकल्स है। उसमें से एक फॉलिकल बड़ा होता है जो कि हार्मोन को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ओके। तो ये जो फॉलिकल है पीरियड के 12वें दिन तक बड़ा होके फूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, है ना। फिर वो जो एग है ये ट्यूब इसको कैच करके यहाँ तक पुश करके लाएगी, ओके। सो यहाँ पे आने के बाद में जो सबसे अच्छा स्पर्म रहेगा वो उस एग को फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो एम्ब्रियो तैयार होता है। एम्ब्रियो मतलब गर्भ तैयार होता है ना। तो बेसिकली जो गर्भ सबसे पहले तैयार होता है वो ट्यूब के अंदर होता है, और फिर ट्यूब के पुशिंग मूवमेंट से वो जो गर्भ है वो यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी अगर ये यूट्रस ने उस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर लिया, ओके, तो वहाँ पे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सकती है, ओके। सो फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी टू हैपन व्हाट वी आर सपोज टू इवैल्यूएट इज यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज एंड स्पर्म काउंट, ओके। तो स्पर्म काउंट जो है वो लैब में टेस्ट हो जाता है। जो यूट्रस है वो सोनोग्राफी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि उसमें कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है क्या, उसमें कोई गांठ है क्या, उसमें कोई शेप में चेंजेस वगैरह है क्या, है ना, डिवाइडेड कैविटी है क्या, ये सब देख सकते हैं। और जो ट्यूब्स है उसको देखने के लिए हमको एक प्रोसीजर करना पड़ता है, उसको हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि ट्यूब्स जो होते हैं वो कोलैप्स स्ट्रक्चर हैं, वो सोनोग्राफी पे अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पाता है। तो एचएसजी में हम लोग क्या करते हैं कि एक कैथेटर यहाँ पे माउथ ऑफ यूट्रस पे फिक्स करके उसमें से एक कॉन्ट्रास्ट पुश करते हैं, ओके। तो वो कॉन्ट्रास्ट पुश करने के बाद में वो यहाँ से बाहर आता है, ट्यूब में से बाहर आता है। अगर ट्यूब्स ओपन है तो, अगर ट्यूब में कहीं ब्लॉक है तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है, जो डाई है, वो बाहर नहीं आ पाएगा, और फिर अपने को एक्सरे फिल्म में दिख जाएगा कि कौन से लेवल पे ब्लॉक है। और अगर वहाँ पे ब्लॉक है तो उसका जो तरीका है अभी ट्रीट करने का, वो एक तरीका ये है कि हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा उसको खोलने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वो जो ब्लॉक ट्यूब है अगर ज़्यादा डैमेज नहीं है उसको अगर हम कैन्युलेट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं तो पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकता है नेचुरली एज वेल एज विथ IUI, ओके। कुदरती तरीके से प्रेग्नेंट हो सकता है या फिर IUI के द्वारा प्रेग्नेंट हो सकता है ना। लेकिन अगर हमको पता चला सर्जरी के दौरान कि ट्यूब बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, स्पेशली जब दोनों साइड की ट्यूब्स, अगर दोनों ही साइड की ट्यूब्स डैमेज हो चुके हैं और उसको कैन्युलेट करना या ओपन करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसका जो अगला ट्रीटमेंट है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, मतलब IVF है। क्योंकि IVF में हम लोग क्या करते हैं कि ओवरी के अंदर एक साथ हम लोग 10 से 15 फॉलिकल बढ़ाते हैं, और फिर वो जो फॉलिकल्स है एस्पिरेट करके एग्स को बाहर निकाला जाता है, ओके। और फिर आपके हस्बैंड का स्पर्म लेके प्रोसेस करके अच्छे जो स्पर्म्स होते हैं वो एग्स के साथ में इंजेक्ट करते हैं। एग्स को इंजेक्ट करने के बाद में जो भी एग्स सक्सेसफुली फर्टिलाइज हो जाएंगे उनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, मतलब गर्भ तैयार होगा, और ये जो गर्भ है वो इंक्यूबेटर के अंदर तैयार होता है। ये प्रोसेस को 48 से 72 घंटे लगते हैं, ओके। और फिर ये जो गर्भ होते हैं वो डायरेक्टली यूट्रस के कैविटी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, मतलब प्लांट किए जाते हैं। फिर एक साथ हम लोग जब 3 गर्भ अंदर छोड़ते हैं तो सक्सेस होने के जो चांसेस रहते हैं वो 50 to 60% होते हैं। अब ये जो IVF का जो सक्सेस है इसको डिटरमाइन करने के भी 2-3 फैक्टर्स हैं, जैसे अगर आपका एज ज़्यादा है, अगर आपका मैरिड लाइफ ज़्यादा है, या फिर अगर आपके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं तो सक्सेस रेट कम हो जाता है। और पॉजिटिव चीज़ें जैसे आपका एज कम है या इससे पहले कोई प्रेगनेंसी आपको हो चुकी है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, तो आपके सक्सेस रेट बहुत बढ़िया रहते हैं, है ना।
पर प्रोसीजर जो है आईवीएफ का वो बहुत आसान सा प्रोसीजर है, जो इसके विपरीत है कि लोगों को लगता है कि बहुत कठिन प्रोसीजर है, पेनफुल प्रोसीजर है, खर्चे वाला प्रोसीजर है। तो वैसा कुछ नहीं है, आपके बजट में ही हो जाता है और सिंपल सा प्रोसीजर है जो कि पीरियड के सेकंड डे से शुरू होता है। इंजेक्शन शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको जो हार्मोन देना पड़ता है वो एग्स बढ़ाने के लिए, उतना हार्मोन हमको बॉडी में नहीं तैयार होता है। तो हमको जो मल्टीपल फॉलिकल डेवलपमेंट करने का है या एक साथ हमको जो 15 फॉलिकल डेवलप करने के हैं, उसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक डोज में हार्मोन देते हैं। ओके, और फिर ये हार्मोन जो है सेकंड डे से लेके 11th डे तक चलता है, मतलब दूसरे दिन से लेके 11वें दिन तक चलता है। बीच बीच में हम लोग सोनोग्राफी करके देखते हैं कि एग फॉर्मेशन उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं, है ना, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे कि नहीं, सोनोग्राफी के द्वारा उसको देखा जा सकता है। तो दूसरे दिन, छठे दिन, 8वें दिन और 11वें दिन। और अगर ये सोनोग्राफी में हमको पता चलता है कि एग्स उस हिसाब से तैयार नहीं हो रहे, उनका साइज़ नहीं बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग एक तो मेडिसिन चेंज करके दे सकते हैं या फिर उसका डोज बढ़ा के दे सकते हैं। बेसिकली हमारी जो कोशिश है वो ये है कि कम से कम 10 से 15 एग्स अगर बड़े होते हैं तो, या मतलब अगर हम 10 से लेके 15 एग्स अगर निकाल सकते हैं तो हम लोग अच्छा नंबर में एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो अगर फॉलिकल फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में हम लोग डे 12 पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जो कि एक डे केयर प्रोसीजर होता है। 3 से 4 घंटे का हॉस्पिटल एडमिशन लगता है। जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है एग्स निकालने का वो 15 से 20 मिनट का होता है। जो एनेस्थेशिया होता है वो भी बहुत शॉर्ट होता है, 10 से 15 मिनट का होता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एनेस्थेशिया के बाद में आपको बेड रेस्ट करने की या प्रोसीजर के बाद में आपको बेड रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसीजर में आपको कोई कट नहीं, कोई स्टिच नहीं, ब्लीडिंग नहीं या फिर कोई रिक्वायर्ड बेड रेस्ट नहीं है। ओके, सो जब हम एग्स को निकाल लेते हैं उसके लगभग 3 दिन बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, मतलब गर्भ तैयार होते हैं और उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं कि इतने गर्भ तैयार हुए हैं। ओके, और फिर आपका सेहत कैसा है या फिर आपके ओवरीज में कुछ सूजन वगैरह है या और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर हमको लगा कि इस साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, मतलब बच्चा अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, तो अपने पास में फ्रीजिंग का भी टेक्निक है, फ्रीजिंग ऑफ एम्ब्रियोज, जिसमें हम ये कर सकते हैं कि आपकी बॉडी को एक 21 डेज़ के लिए हम लोग रेस्ट दे सकते हैं, है ना। कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं दोनों प्रोसीजर की, एग रिट्रीवल और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, दोनों प्रोसीजर्स को हम लोग कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। जो फ्रीजिंग प्रोसीजर है उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम अगर कंपेयर करते हैं तो सक्सेस रेट इज़ अराउंड 40 to 45%, और अगर हम फ्रीजिंग वाले एम्ब्रियोज़ का अगर सक्सेस रेट कंपेयर करते तो वो 60 to 65%। ओके, सो फ्रीजिंग एम्ब्रियोज़ का सक्सेस रेट इज़ बेटर दैन फ्रेश एम्ब्रियोज़, ऑब्वियसली नॉट इन ऑल केसेस बट इन रिक्वायर्ड केसेस हम ये प्रेफर करते हैं कि फ्रीज़ करके अगले साइकिल में ट्रांसफ़र करें। ठीक है।